आउट ऑफ सिलेबस में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट परीक्षा 6 जनवरी 2026 को जो राजनीति विज्ञान की होने वाली है, उसके लिए हम रेगुलर बेसिस पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पहले हमने 4 कक्षाएं डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी 5वीं कक्षा है। तो इसमें हम आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो नमस्कार, हम बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में आगे और आपका समय ख़राब न करते हुए, तो कम समय में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें अंतिम समय में रिवीजन करनी चाहिए और वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक रहेंगी, क्योंकि एक विशाल समुद्र से कुछ चीज़ें खोजना काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर हमारी अंतिम समय में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य माइंड में रिवीजन हो जाएं तो बेहतर रहेगा। तो पहला आज का जो पॉइंट है वो है आरटीआई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को आया था। और इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या प्रावधान उसमें शामिल थे, किनको हटाया गया। तो इसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त नहीं किया गया है। यानी यह जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है यह अभी भी बरकरार है और जिसको 1923 में जोड़ा गया था। ये अधिनियम क्या होता है? गोपनीयता अधिनियम यानी सरकार यदि चाहे तो जो गोपनीय जानकारियां हैं उनको आम नागरिक को प्रोवाइड नहीं कराएगी, बोल देगी कि भाई ये हमारे लिए गुप्त जानकारियां हैं, तो उनको सीक्रेट समझ के आम जनता को नहीं देती हैं वो। इसमें क्या हुआ था? और केंद्रीय सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना और अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रत्येक सरकारी संस्थान में एक लोक सूचना अधिकारी होता है। तो लोक सूचना अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं देता है तो डेली बेसिस पर 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी जो केंद्रीय सूचना आयोग है यह कर सकता है। और केंद्रीय सूचना आयोग यह 10 सदस्यीय संस्थान है, इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक संशोधन हुआ था 2019 में। तो उसके बाद जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी जो समय अवधि है पद की वो 3 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी हो, या 3 साल तक रह सकता है या फिर 65 साल तक उसको रखा जाएगा। और जो इसके वेतन भत्ते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग जो उसका मुख्य आयुक्त होगा उसको 2,50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनको 2,25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। राज्य सूचना आयोग में मुख्य और अन्य सूचना आयुक्त को 2,25,000 रुपये प्रति माह की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए, इसको 2019 में जो संशोधन हुआ इस अधिनियम में, इससे इस अधिनियम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर बनाया गया है। एक तो इसकी समय अवधि कम कर दी गई, इसके अलावा जो वेतन भत्ते हैं यह केंद्रीय सरकार के द्वारा मुख्य रूप से डिपेंड कर दिए गए हैं। तो एक जो नैतिक दुविधा होती है वो अधिकारी के लिए हमेशा बनी रहेगी कि हम जो भी सरकारी मामलों की जानकारियां हैं उसको हम एक पारदर्शी तरीके से जनता तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। फिर है आपका एडवर्ड वीडनर, जो कि विकास प्रशासन से इनका संबंध है। तो क्या कहते हैं कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ऐसा कौन कह रहा है? एडवर्ड वीडनर। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भाई कि एक कथन दे दिया जाएगा कि किसने कहा,
तो उसमें ऑप्शन रहेंगे, उसमें एप्पल बी और अन्य ऐसे जो लोक प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनका नाम रख दिया जाएगा। तो आपको ये शब्द याद रखने चाहिए कि कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी जो विकास प्रशासन है, इसके बारे में एडवर्ड वीनर ने कमेंट्स किया है। फिर एक है विकास प्रशासन और विकास के बारे में जेडी मोंटगोमरी का एक कथन है। वो मोंटगोमरी कहते हैं कि विकास सामान्यतः परिवर्तन के ऐसे सामान्य भाग को समझा गया है जो स्थूल रूप से पूर्व निर्धारित या योजनाबद्ध एवं प्रशासित किया गया हो या कम से कम सरकारी क्रिया द्वारा प्रभावित हो। तो इसमें मोंटगोमरी कह रहे हैं कि जो पूर्व निर्धारित हो, योजनाबद्ध हो या सरकार द्वारा कोई ना कोई ऐसा प्रभावित किया गया हो, उसको हम विकास कहेंगे। फिर एक कमेंट है फेंसार्ड का। तो फेंसार्ड क्या कहते हैं कि विकास प्रशासन नवीनता को लाने वाले मूल्यों का वाहक है। इसमें वे सभी नए कार्य सम्मिलित होते हैं जो विकासशील देशों ने आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण के मार्गों पर चलने के लिए अपने हाथों में लिए हैं। ओके, तो इनको आप एक दो बार रिपीट कर लें और अपने दिमाग में कुछ शब्दों को बिठा लें, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। फिर आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके जो स्वैच्छिक प्रावधान थे, कुछ होते हैं अनिवार्य प्रावधान, कुछ होते हैं स्वैच्छिक प्रावधान। इसको भाग 9 में जोड़ा गया था। तो स्वैच्छिक प्रावधान क्या थे कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, यानी अनिवार्य नहीं है। ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण प्रदान करना ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जबकि एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 243 डी में ये व्यवस्था रखी गई है। फिर है पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, ये भी स्वैच्छिक प्रावधान है। कर फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, यानी कि कर वसूलने का काम पंचायत करेगी या नहीं करेगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसका जो अधिकार है वह स्वैच्छिक है। ओके, फिर है कुछ समितियां हैं। तो ये होता समिति सन 2004 में गठित की गई थी और इसका संबंध है कि सिविल सेवा में प्रवेश प्रणाली पूरी तरह से बदलना। यशपाल समिति 2008 में गठित की गई थी। भारत में उच्च शिक्षा के नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए यह समिति गठित की गई थी। फिर एक के संथानम समिति। तो के संथानम भ्रष्टाचार अध्ययन व निदान संबंधी समिति थी ये, और इसी समिति के आधार पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए काम करता है। ओके, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कि आंध्र प्रदेश संबंधी कोई मामला था। ये एन राम रेड्डी बनाम बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश 2002 का मामला था। तो उसमें एक फैसला दिया गया था कि अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करना कोई मूल अधिकार नहीं है, यह मात्र एक सांविधिक अधिकार है। ओके, यानी अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए अगर सरकार चाहे तो किसी को रोक भी सकती है, और ऐसा नहीं कोई कर सकता कि हमारा मूल अधिकार है तो हम वकालत करेंगे ही। इससे जुड़ा हुआ मामला है वो। फिर ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश 2004, जिसमें भी एक मामला जुड़ा हुआ है, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें कहा गया है कि ऋषिकेश में अंडे बेचने पर रोक लगाई गई थी। तो सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर ये आश्रित क्षेत्र है, और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारे व्यवसाय को रोका जा रहा है भाई, क्योंकि आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर भी कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोक व्यवस्था ये मुख्य रूप से है कि आपके किसी भी कृत्य से जनमानस को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी मंदिर के सामने ऐसा कोई व्यवसाय करें जिससे वहाँ की जनता को उससे तकलीफ हो। ओके, फिर है वित्तीय आपातकाल से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ये अनुच्छेद 360 में है और भाग 18 में भारतीय संविधान में रखा गया है। तो इसमें आपके जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है, तो संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल की जो स्वीकृति मिलने के बाद
इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है और संविधान में इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि कितने समय तक ये रहेगा वित्तीय आपातकाल। और जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है, यानी एक बार अगर उसको लागू कर दिया गया, स्वीकृति मिल गई, तो इसके लिए पुनः जरूरी नहीं है कि 6 माह बाद फिर से उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, यानी कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा में इसको लाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल को वापस भी किया जा सकता है, इसलिए संसदीय मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है जब उसको वापस लेना है। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। फिर एक तथ्य है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्य के जो विधायिका के सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, जबकि राष्ट्रपति में राज्य विधायिका के सदस्य शामिल होते हैं जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ओके, अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन हुआ है और उपराष्ट्रपति पद के जो विजेता उम्मीदवार हुए हैं उनका नाम बताएं, और जो उनके विपक्ष में खड़े हुए थे उनका भी नाम बताएं। कमेंट बॉक्स में ऐसा जानकारी दीजिए कौन बने हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद इलेक्शन कराए गए थे। फिर कुछ महत्वपूर्ण केस हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या फिर अन्य हाई कोर्ट से संबंधित, उनका कालक्रम पूछा गया होगा पेपर में। तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, 1976 में हुआ था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, तो इसका जो निर्णय आया था कि बहुमत से फंडामेंटल राइट को निलंबित करने का फैसला मान्य होगा, यानी निलंबित किया जा सकता है जो आपके मूल अधिकार है, यदि संसद में बहुमत से उस फैसले के लिए उसके पक्ष में वोटिंग हो जाए। और इस फैसले को देने वाले व्यक्ति कौन थे? वह थे तुम्हारे CJI AN रे, है ना, HR खन्ना, MH बेग, YB चंद्रचूड़, PN भगवती। तो आपातकाल के समय एक बात आई थी सामने कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति के रूप में वरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए कुछ मोस्ट जजेस को पीछे करके एक व्यक्ति को CJI बनाया गया था, उसमें AN रे का नाम था। तो AN रे ने कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया था कि बहुमत से फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि इसी समय आपातकाल लगाया गया था और ये फैसला भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही था। दूसरा है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1983 का केस है। MC मेहता बनाम भारत संघ, 1986 का केस है। इसमें क्या हुआ था? MC मेहता बनाम भारत संघ केस में जोखिम भरे औद्योगिक गतिविधि पर रोक लगा सकने के लिए, ताकि जनसाधारण को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया सके। यानी अभी जो दिल्ली में ये मामला काफ़ी हलचल पैदा करता है, वहाँ जो वायु प्रदूषण की स्थिति है काफ़ी गंभीर है, और इस प्रदूषण के लिए लगभग इसी प्रकार के संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला हुआ था। एक और मामला है बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, ये 2001 का है। फिर है आपका SR बोम्बई फैसला, 1994 का। तो इसमें बोम्बई जो है कर्नाटक के CM थे, जनता दल सरकार थी, और राज्यपाल और CM के मध्य काफ़ी विवाद हो गया था, क्योंकि वहाँ की सरकार को हटा दिया था। राज्यपाल थे P वेंकट शवैया। तो इसमें क्या फैसला हुआ SR बोम्बई मामले में? 1994 का मामला है कि धर्म व जाति को राजनीति में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद ही तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए।
न्यायालय हेतु सरकार से पूछ सकती है, न्यायालय केंद्र सरकार से पूछ सकती है कि किस आधार पर अनुच्छेद 356 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मतलब ऐसा नहीं किया सकता कि भाई आप हर किसी छोटे मामले पर किसी राज्य की राज्य सरकार को भंग कर दें, है ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी की, तो प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की आपस में बनती नहीं है। जैसा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वहाँ जो राज्यपाल था वह आपस में उनके बीच मतभेद बने रहते थे, और कोई भी अगर ये विधेयक पेश करते हैं, बनाते हैं, पारित करते हैं, तो उस पर भी राज्यपाल साइन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। राज्यपालों को हिदायत दी गई कि राज्य सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका निर्णयन राजभवन में नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। यानी राज्यपाल अपने भवन में यह डिसाइड नहीं करेगा कि बहुमत में सरकार है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि विधायकों को जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है केंद्र में, वह उनको धमका कर, प्रलोभन देकर उनको बोलती कि भाई तुम इस पार्टी से अलग हो जाओ और हमारे साथ मिल जाओ, हम गठबंधन सरकार बना लेंगे, हम तुमको मंत्री बना देंगे। तो ऐसा करते रहते हैं, ऐसी राजनीति चलती रहती है। तो एसआर बोम्बई मामला था ये, इसमें काफ़ी कुछ फैसले लिए गए, उसके बारे में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप हल्के मत लीजिए, इनकन को रिवीजन कीजिए, क्योंकि कथन बना के पूछता है वो। तो फिर यदि हमको एक उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे ना। फिर आपका न्यायमूर्ति पुंछी आयोग, ये 2007 का मामला है, इसका भी केंद्र राज्य संबंध से जुड़ाव है। और ARS सरकारी आयोग, एक 1983 का आयोग था, ये भी केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव होता रहता है, जिसमें तुम्हारी सिविल सेवाएं जो कि UPSC, राज्यपाल, या फिर बजट संबंधी मामला हो, वित्तीय सुविधाओं संबंधी मामला हो, या फिर जो योजनाएं होती हैं उसके लिए पैसा नहीं मिलता है, तो इसके लिए शिवरमन और SR सेन और RS सरकारिया, इनके द्वारा एक आयोग बना 1983 का। ओके। फिर इसी संबंध में राज्य और केंद्र के बीच जो समझौते हुए उनके सन हैं, आप इनको देख लें। असम 1985, मिजोरम 1986, त्रिपुरा 1988, पंजाब 1985। ये जो लोंगवाला, हरचंद सिंह लोंगवाला और राजीव गांधी के बीच ये पंजाब का समझौता हुआ था। फिर एक कमेंट्स है, यानी कि कथन है, अशोक मेहता समिति ने इसको कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। देखिए, 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, फिर उसकी जांच पड़ताल के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को बनाने की बात की, लेकिन वह सिस्टम फेल हो गया था। फिर बाद में ये अशोक मेहता समिति ने 1977 में ऐसी बात कही कि भाई ये पंचायत व्यवस्था क्यों फेल हो गई है, तो उसके बारे में कमेंट्स है कि पंचायती राज व्यवस्था सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। ओके। फिर है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि N गोपाल स्वामी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे 2009 में, और भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्होंने चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। और वह चुनाव आयुक्त कौन था जिसको हटाने की सिफारिश की थी? वह चुनाव आयुक्त था नवीन चावला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 16वां मुख्य चुनाव आयुक्त भी इनको बनाया गया था। तो N गोपाल स्वामी क्या कहते हैं कि भाई ये जो आपके नवीन चावला हैं, इनका झुकाव जो है वो UPA सरकार, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो इनका झुकाव उसकी तरफ था। तो राष्ट्रपति उसमें प्रतिभा देवी पाटिल थी, तो उनके लिए भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इसकी सिफारिश को नहीं माना और नवीन चावला को नहीं हटाया। बाद में यही अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तो हमेशा देखने को मिला है कि जो भी चुनाव आयुक्त होते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इस सरकार के साथ
थोड़ी बहुत तो झुकाव इनका रहता है, जो कि वर्तमान में भाई ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी चर्चा चलती रहती है। भाई दांतों के बीच में जीभ रहेगी तो कितना भी कुछ करे, रहेगी तो दांतों के बीच में ना। फिर है आपका कुछ पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं। तो बिहार की एक पार्टी है लोक जनशक्ति, जो सन 2000 में गठित हुई थी। रामविलास पासवान ने इसको गठित किया था। और जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर बनी थी, जदयू। और इसी पार्टी से इनका जो सुपुत्र है, क्या नाम उसका, चिराग पासवान, वो सांसद बना हुआ है। तो ये परिवारवाद चलता रहता है पार्टियों में, इसी को हम सब लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1940 में गठित हुई, त्रिदेव चौधरी ने इसको गठित किया था। तो कम से कम इनका आप राज्य का नाम और पार्टी का नाम कम से कम हम मैच कर पाएँ, इतना तो ध्यान रखना चाहिए। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है इसका। यूपी से जुड़ा है अपना दल। अपना दल 1995 में गठित हुआ सोनेलाल पटेल द्वारा। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल गठित हुआ चौधरी देवी लाल द्वारा। अगला तथ्य है कि टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो महिलाओं की स्थिति पर एक समिति थी, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको निकाला गया था। और इस समिति के लिए मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थी, एस नूरुल हसन इसकी अध्यक्ष थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कौन कौन सदस्य थे, कौन महिला सदस्य थी, इसके बारे में पूछा गया था। तो इसमें फुलरेणु गुहा, मणिबेन कारा, सावित्री श्याम, नीरा डोगरा, विक्रम महाजन, लीला दुबे, सकीना हसन, उर्मिला हक्सर, लोतिका सरकार और बीणा मजुमदार शामिल थीं। सुशीला नायर इसमें शामिल नहीं है, ये भी ऑप्शन में था, तो नेट में इसको पूछा गया है। एसोचैम, इसका गठन 1920 में हुआ और डॉक्टर निरंजन हीरानंदिनी के द्वारा। इसका उद्देश्य था भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के हितों को पूरा करना। एसोचैम 1920। फिर एक है आपकी नायर सर्विस सोसाइटी, गठन हुआ केरल में, NSS। और समुदाय के सामाजिक बेहतरी एवं कल्याण के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। मन्नथु पद्मनाभन पिल्लई, इसके द्वारा इनका गठन किया गया था। फिर कुछ लोक प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्प किसने दिए, पीटर्स द्वारा, जिसमें बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार प्रतिमान। पीटर ने एक पुस्तक लिखी है, पीटर्स ने, द फ्यूचर ऑफ गवर्निंग फॉर इमर्जिंग मॉडल्स। पीटर्स की पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ गवर्निंग फॉर इमर्जिंग मॉडल्स। जे पियरे, इन्होंने अभिशासन या गवर्नेंस के 2 मॉडल दिए, राज्य केंद्रित जो कि पुराना अभिशासन है और समाज केंद्रित जो कि नया अभिशासन है। पियरे ने प्रशासन के 2 मॉडल दिए, प्रबंधकीय मॉडल और कॉर्पोरेट मॉडल, विकास आधारित मॉडल और कल्याण मॉडल। SJ किम, इन्होंने प्रशासन के राज्य केंद्रित, बाजार केंद्रित मॉडल एवं नागरिक समाज केंद्रित मॉडल दिए। प्रशासनिक चिंतक हैं कुछ, MP फॉलेट इनका क्रम है, 1868 में थी ये, बिलोबी 1867 में थे, रॉबर्ट डहेल 1915 में आ गए, FW रिक्स 1917 में। MP फॉलेट की कुछ पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। द न्यू स्टेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, द सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। एक पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है पुस्तक। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए छात्रों, इन किताबों को आप पढ़ लें, याद कर लें। और जो छात्र पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आप लोगों के सहयोग से हमारा जो परिवार है वो बढ़ेगा, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दें। ये शॉर्ट नोट्स जो तैयार किए गए हैं, ये घटना चक्र के 41 प्रश्न पत्रों से तैयार किए गए हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं ये अंतिम समय के लिए। FW बिलोबी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत की पुस्तक WF बिलोबी द्वारा लिखी गई है। फिर FW रिक्स, इन्होंने एक साला मॉडल दिया था, तो इसमें इनकी पुस्तकें हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई FW रिक्स ने जो अपना प्रिज्मेटिक सोसाइटी या फिर साला मॉडल दिया था प्रशासन के संबंध में, और डेवलपिंग कंट्री से जुड़ा हुआ है, यानी जो विकसित नहीं है, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों से जुड़ा हुआ है इनका जो सिद्धांत था प्रशासन संबंधी। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रॉबर्ट डहल, ए पॉलियार्की यानी बहुलवाद, इनकी पुस्तक है पॉलियार्की। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, इनकी पुस्तक है एक। तो बहुलवाद का मतलब होता है कि किसी भी संस्था में, किसी भी सरकार से जुड़े हुए जो समूह हैं, उनमें विभिन्न क्षेत्रों के, या फिर कहें कि बहुत सारे विचारों का समन्वय होना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्रों के लोग रहने चाहिए, है ना, ऐसी बात कर रहे हो। यानी कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए उसमें, जो पावर होना चाहिए वो सभी लोगों का होना चाहिए, बहुत अधिक ग्रुप का होना चाहिए। 4P फार्मूला तो ये विभागीय संगठन के लिए गुलिक ने दिया था, जिसमें 4P में पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस आते हैं। गुलिक ने संगठन का जो प्रमुख आधार दिया वो कार्य विभाजन को दिया था। गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब एक 7 तो अक्षरों का जो दिया था सिद्धांत, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, ड्राफ्टिंग, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऐसी चीज़ें दी गई थी। गुलिक ने प्रशासन के सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत 10 सिद्धांत दिए थे, फ्योल ने 14 दिए थे। फिर आपका कुछ उच्च पद पर जो प्रोन्नति होती है, पदोन्नति होती है, उसको लैटिन भाषा के प्रमोवीर से लिया गया है और उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इसमें प्रोन्नति में क्या क्या होता है? पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन और कर्तव्यों में परिवर्तन। यानी पद में भी चेंजेस हो गए, वेतन भी बढ़ेगी और कर्तव्य भी बढ़ सकते हैं। ओके। परंपरागत रूप से जो पदोन्नति होती है उसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है, किंतु आधुनिक रूप में देखें तो पदोन्नति या प्रोन्नति योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है। वेरिफिकेशन होता ना, कई बार जब व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, उसको प्रमाणीकरण कहते हैं, कि जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं? जैसे हम किसी भी पद के लिए जब सरकार पहले नोटिफिकेशन निकालती है, फिर फार्म भरवाती है, फिर परीक्षा, उसका वेरिफिकेशन, वो सब करती है, तो उसके लिए क्या चरण होते हैं? तो पहला चरण होता है कि पदों, नौकरियों की आवश्यकता कितनी है, उसके लिए अपेक्षित अर्हता और शर्तों का निर्धारण किया जाता है। आवेदन पत्र की रूपरेखा तैयार की जाती है। परीक्षाओं के लिए विज्ञापन आता है। आवेदन पत्रों की समीक्षा, छानबीन भी होती है। परीक्षा होता है, साक्षात्कार होता है, अन्य परीक्षण, प्रमाणीकरण, चयन, फिर बाद में होती है नियुक्ति। ओके। फिर एक लाइन और स्टाफ जो एजेंसियां होती हैं, तो लाइन एजेंसी, जिनको हम सूत्र कहते हैं, ये निर्णय को लागू करते हैं और निर्णय, आदेश, नियंत्रण का अधिकार इनके पास होता है, जैसे कि ONGC, LIC, भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्थाएं होती हैं। तो एक होता है स्टाफ एजेंसी, जैसे कि नीति आयोग, तो ये निर्णयों को लागू करवाने में मदद और निर्णय लेने में मदद करते हैं। सहायक एजेंसी होती है, जैसे कि रेड क्रॉस। ओके। नीति का बचाव,
तो नीति को बचाव कौन करता है? जो लायन एजेंसी होती है ना। नौकरशाही सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, और इसके जो आलोचक हैं उसमें टॉलकट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस और F.W. रिक्स इसके आलोचक हैं नौकरशाही सिद्धांत के। तो पार्सन्स क्या कह रहा है? पार्सन्स कह रहा है कि संगठन में तकनीकी क्षमता से युक्त नवागंतुक कर्मचारी केवल इस आधार पर उच्चाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करेगा कि उच्चाधिकारी वरिष्ठ है। यानी कि आप किसी योग्य व्यक्ति को, इसलिए आप पुराने जो वहाँ अधिकारी बैठा है उसके रूल को फॉलो करवा रहे हैं उससे, क्योंकि वो केवल सीनियर है इसलिए, जबकि नया व्यक्ति योग्य है और हो सकता है कि उसके पास जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भी नॉलेज हो, इसलिए वह नौकरशाही की आलोचना कर रहा है पार्सन्स। और फिर बाद में उसने कहा है कि जो तत्व प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाते हैं वे ही कार्यकुशलता को चुनौती भी देते हैं, इसलिए वो आलोचना कर रहा है। माइकल क्रोजियर क्या कह रहा है कि नियमों के प्रति अत्यधिक जो रहता है ना कि लकीर का फकीर वाली कहानी, कि नियमों के प्रति अत्यधिक झुकाव से कार्यकुशलता तीव्रता से घटती है और नौकरशाही जड़ बन जाती है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपना व्यवहार नहीं सुधार पाती है। माइकल क्रोजियर इसलिए भी उसका आलोचक है नौकरशाही का। रॉबर्ट मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही के कठोर अनुशासन के कारण भय, रूढ़िवादिता तथा अनावश्यक नियमबद्धता की भावना उत्पन्न होती है। ये रॉबर्ट मर्टन कह रहा है। यानी कि आप जो प्रशासन में देख रहे हैं, प्रशासनिक कार्यालयों में जब हम जाते हैं तो कोई भी आपको काम कराना हो तो भयंकर तरीके से कागज़ मांगेंगे और किसी भी काम को करने के लिए उसको परेशान करते हैं बार बार सामान्य व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं ये नौकरशाही का क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। कार्ल जी फेडरिक, इसने क्या कहा है कि वेबर द्वारा प्रयुक्त आदर्श प्रारूप शब्द ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो आदर्श कहते हैं ना कि आदर्श प्रक्रिया है भैया, जो नौकरशाही के लिए वेबर कह रहे हैं और नौकरशाही के लिए वो इसको फेडरिक कह रहे हैं कि भाई ये तो आदर्श प्रारूप जो तुम बोल रहे हो, कोई भी चीज़ आदर्श होती नहीं है तो नौकरशाही कैसे आदर्श हो जाएगी? भाई कुछ में हर एक चीज़ में कोई ना कमी पाई जाती ना, उसको आप ठीक ही नहीं करोगे अगर उसको आदर्श मान लोगे, इसलिए इसकी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदर्श प्रारूप शब्द ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता है। और थॉमस कार्लाइल तो बहुत भयंकर बोल रहे हैं इसको, नौकरशाही को बोल रहे हैं कि नौकरशाही महाद्वीपीय उत्पाद है, कॉन्टिनेंटल नॉनसेंस है। महाद्वीपीय उत्पाद कह रहे हैं थॉमस कार्लाइल नौकरशाही को। फिर है आपका लोक प्रशासन में जो राजनीति से उसको अलग किया गया था तो उसका तो विभाजन हुआ, तो हर्बर्ट साइमन ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भाई राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग चीज़ नहीं है। और वुडरो विल्सन जिन्होंने इसको विभाजित किया था, राजनीति से प्रशासन, लोक प्रशासन को अलग किया था, वो कहते हैं कि एक संविधान की रचना करना सरल है किंतु चलाना बहुत कठिन है, ऐसा वुडरो विल्सन कहते हैं। फ्रैंक जी गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी विभाजन के समर्थक हैं और इन्होंने कहा है कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है ना। यानी राजनीति जो है वो स्टेट की इच्छा को प्रदर्शित करती है जबकि जो प्रशासन है वह नीतियों के क्रियान्वयन यानी नीतियों को लागू कराने का काम करेगा प्रशासन। L.D. वाइट ये भी विभाजन का समर्थक है और इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान कर लें, याद कर लें इसको। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये नव यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्टर्स, ये क्या कह रहा है कि उत्तरजीवता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। राज्यों के कार्यों में भिन्नताएं मुख्य रूप से उनके सामर्थ्यों में आए बदलाव के कारण है। ओके, यानी कि उत्तरजीवता जो होती है वो राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियां किस प्रकार की हैं उस पर डिपेंड करती है। और राज्यों के कार्यों में भिन्नताएं मुख्य रूप से उनके सामर्थ्य में आए बदलाव के कारण होती है। उसका सामर्थ्य बदलेगा तो भी उसकी जो कार्य की भिन्नताएं वो चेंज हो जाएंगी।
केनेथ वाल्टज की पुस्तक का नाम है द डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके। फिर दो उपागम है, अनुचिंतनवादी उपागम और तर्कबुद्धिवादी उपागम। तो इसमें क्या हो रहा है, अनुचिंतनवादी उपागम जोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उत्तर संरचनावाद से, उत्तर आधुनिक सिद्धांत, नारीवाद, रचनावाद और आलोचना सिद्धांत से, क्योंकि चिंतन कर रहा है ना ये। जबकि तर्क बुद्धि लॉजिक ये जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी और उदारवादी, और नौ यथार्थवाद नौ उदारवाद से। फिर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक शब्द आता है सॉफ्ट पावर, जिसको नम्र शक्ति कहते हैं। ये दिया था जो जोसेफ नाय ने दिया था ये शब्दावली, सॉफ्ट पावर। इसको स्मार्ट पावर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसका उपयोग किया गया है राज्यकर्ताओं और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह आदर्शवाद का रूप नहीं है, यह शक्ति का दूसरा फलक है। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया ये पुस्तक में किया था, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। किताब भी महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस पुस्तक में किया है। माइकल डायल ने एक पुस्तक लिखी है, एक सिद्धांत दिया है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत माइकल डायल ने दिया। जोहान गाल्तुंग ने दिया है संघर्ष, हिंसा तथा शांति। और संघर्ष, हिंसा और शांति संबंधी कोई भी आपको अगर कीवर्ड किताबों मिलता है तो आप जोहान गाल्तुंग लगाएं। इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि पीस बाय पीसफुल मीन्स, पीस एंड कन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन, पायोनियर ऑफ पीस रिसर्च, ह्यूमन राइट्स इन अनदर की, चूज पीस, द फॉल ऑफ यूएस एम्पायर एंड देन वाट एंड रिपोर्टिंग कन्फ्लिक्ट। जोहान गाल्तुंग संघर्ष को परस्पर विरोध, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में इसको देखा जा सकता है। इन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की है। भारत एक न्यूनतम परंतु विश्वसनीय परमाणु निवारक बनाए रखने के लिए सक्षम है, ऐसा उसने कहा है। फिर आपका भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो त्रिस्तरीय संगठन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होता है। इसमें सदस्य कौन से होते हैं, विदेश मंत्री होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी सदस्य होते हैं। इसमें वाणिज्य मंत्री शामिल नहीं होता है। गठन किया गया था केसी पंत की अध्यक्षता में 1998 में, और एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ 1999 में। प्रथम जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वह थे ब्रजेश मिश्रा। वर्तमान में अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव भी होता है। कुछ वार्ताएं हैं, जैसे नीम राणा वार्ता, ये भारत पाकिस्तान के बीच होती है। राजस्थान के किले में नीम राणा किला है वहाँ पर, उसमें इसके कारण इसका नाम नीम राणा वार्ता पड़ गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं नेट में कि भाई नीम राणा क्यों नाम है, तो ऑप्शन दे देगा कि भाई किसी पहाड़ी का नाम है, किसी किले के आधार पर है, किसी शहर के नाम पर है। तो ऐसे करके हमको सही उत्तर तक जाना चाहिए। ओटावा वार्ता होती है भारत पाकिस्तान के बीच। सांग्रीला वार्ता होती है। सांग्रीला वार्ता क्या है, एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है और एशिया प्रशांत के 28 देशों के मध्य होता है ये वार्ता। और सन 2002 में सिंगापुर में यह सांग्रीला वार्ता शुरू हुई थी। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यूके, रशिया, भारत, वियतनाम भी इसमें शामिल हैं, महत्वपूर्ण है। ये होती है रायसीना वार्ता। तो भू राजनीति से जुड़ी हुई है रायसीना वार्ता। भू राजनीति, भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का एक फ्लैगशिप सम्मेलन है। ओके। फिर एक महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की स्थापना 2005 में की थी, और मनमोहन सिंह और जो जॉर्ज बुश यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे, कोफी अन्नान जो कि यूएन के महासचिव थे, इन्होंने मिलकर 2005 में इसका संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की स्थापना की थी।
इसके अलावा भारत ने 1996 से 2020 तक एक कार्ययोजना बनाई थी परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए। ओके, एक बासिनार एग्रीमेंट है, जुलाई 1996 में आया। इसने शीत युद्ध के दिनों में स्थापित कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल का स्थान दिया था। एक MTCR संगठन है, 1987 में इसकी स्थापना हुई। G7 देशों ने इसकी स्थापना की थी। भारत ने इसकी सदस्यता ली 2016 में MTCR। फिर एक संगठन है IFC, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में गठित हुआ। 185 देश हैं इसमें। फिर है बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1944 में गठित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें 5 सीटें कहाँ से होती हैं? अफ्रीका एशियाई देशों से। 1 सीट होती है पूर्वी यूरोपीय देशों से। 1 सीट होती है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से क्षेत्रों से। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2 सीट, और 2 सीट होती है पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से। तो आप ध्यान रख लें, अफ्रीका एशियाई से 5, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका कैरिबियन से 2, और पश्चिमी यूरोप एवं अन्य देशों से 2। ओके, फिर कौटिल्य क्या कह रहे हैं? कौटिल्य कह रहे हैं कि राज्य सत्ता के उदय से पूर्व सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था। यह मत्स्य न्याय की स्थिति थी। और प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, इसके संबंध में वो कह रहे हैं कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। फिर ये है आपका प्लेटो के सिद्धांत। जो प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत क्या है? हेराक्लीट्स है, पार्मेनिडीज है, एलियटिक्स है, जबकि स्टेथिसनिस नहीं है। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदी जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। जगत की व्याख्या जगत में हो रहे सभी परिवर्तनों का कारण अरस्तु ने इसको माना है। 4 कारण के कारण ही परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें निमित्त कारण है, अंतिम कारण है, भौतिक कारण है और औपचारिक कारण। तो निमित्त कारण गति का कारण बता रहे हैं, अंतिम कारण बता रहे हैं वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है, भौतिक कारण है पदार्थ जिससे वह बना हुआ है, औपचारिक कारण है वस्तु का पदार्थ एवं सार। फिर स्वेच्छातंत्रीवादी विचारक हैं एफ ए हेक और रॉबर्ट नॉजिक। तो रॉबर्ट नॉजिक कहता है कि कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में इन्होंने वर्णन किया है। कल्याणकारी राज्य के लिए जो लोगों से टैक्स वसूला जाता है वह जो व्यक्ति सक्षम लोग हैं उनका कहीं ना कहीं राज्य सरकार या जो सरकार है वह शोषण कर रही है। क्योंकि जो पिछड़े वंचित लोग हैं वो कई बार काम चोरी मक्कारी के कारण गरीब हो जाते हैं, तो उनकी जो भरपाई करे वो वही जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके पैसों से क्यों की जा रही है। इसके लिए वह रॉबर्ट नॉजिक इसका विरोध कर रहा है। वो कहता है कि पुनर्वितरण मूलक कराधान एक तरह का क्या है? बेगार है, दास्ता है। इनकी पुस्तक है, एक एफ ए हेक की पुस्तक है द रोड ऑफ सर्फडॉम, दासत्व के पथ पर। और इन्होंने लिखा है कि द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय का ये जो मृग मरीच का फैला के रखी है सरकार ने, ये भ्रमित करने वाली है। टैक्स दूसरों से लेते हो और मुनाफे या रेवड़ी बांटते हो जो जनता में, इसका विरोध कर रहा है वो एफ ए हेक। और इस प्रकार का जो आप मतलब आर्थिक नियोजन कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरिज्म माहौल जो होता है वो सरकार का वो नेगेटिव चला जाता है। आप शोषण कर रहे होते हैं जनता का, ऐसा वो एफ ए हेक कह रहा है। चलिए दोस्तों, ये हमारी आज की 5th क्लास थी। और आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कृपया करके। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें।
और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद नेट के बाद जो हालिया एमपी में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, उसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है और उसके लिए भी हम कुछ नए प्रयोग करेंगे, आपके लिए बेहतर करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए और 6 जनवरी को एक बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में बैठें और परीक्षा को पास करें। धन्यवाद।